हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका यादव और आज मैं आई हूँ फिर से आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ वीडियो को लेकर, जिसमें बताया गया है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं तो उसका इतिहास क्या है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान के इतिहास को वैसे सिलेबस वाइज अगर देखा जाए तो सिर्फ जो बाहर की कंट्रीज़ में, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितना भी उसमें जिस तरह से भी डेवलपमेंट हुआ है वही सब बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी के ऊपर ही आता है। लेकिन इसमें मैंने एक्चुअली दोनों चीज़ें कवर की हैं कि साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट है हमारे भारतवर्ष में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे हुआ, और दूसरा वर्ल्ड में इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, क्या क्या स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ये सब मैंने इसमें डिस्कस किया है। तो आइए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इमर्जेंस साइंस एंड सब्जेक्ट मैटर पार्ट 4, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। चलो, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में साइकोलॉजी सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1916। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के अंदर साइकोलॉजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1916 में। लेकिन साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, ये स्टार्ट हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद से ही साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था। अब शुरू में क्या था, शुरू में जब साइकोलॉजी स्टार्ट हुई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया था वो दिया गया था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को, यानी कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन को बहुत ज़्यादा उसमें अहमियत दी गई थी, जो हम स्कूल ऑफ थॉट्स में लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है। और इस दौरान इंडिया में जैसे इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन हुआ 1924 में, ताकि साइकोलॉजी के ज्ञान को वर्ल्ड वाइड एक प्रसार मिल सके, उसको प्रमोट किया जा सके सब्जेक्ट को। उसके बाद इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1924 में अपना एक जर्नल भी निकाला था। लेकिन लेट 40s में अप्लाइड साइकोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस मिलना स्टार्ट हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इंडिया में, तो सबसे पहले अगर बात करें हम मॉडर्न साइकोलॉजी की, तो इसका देखा गया है कि शुरुआत के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस और रिसर्च हुई थी रिगार्डिंग सेंसेशन एंड परसेप्शन, जिसमें कि इंडियन साइकोलॉजिस्ट लाइक जे सिन्हा, उन्होंने किताब भी लिखी थी लाइक थ्योरीज ऑफ परसेप्शन बाय जे सिन्हा या जादूनाथ सिन्हा जिनका पूरा नाम था। तो उन्होंने सेंसेशंस और परसेप्शन के ऊपर अपनी थ्योरीज डेवलप की, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट की तरह ही देखा जाए तो इंडिया में जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी कोशिश की कि कॉग्निशन के ऊपर अपनी ही कुछ इंडियन कंटेक्स्ट में थ्योरीज बनाई जाएं, जिसके अंदर वो सफल भी हुए। तो 1958 में जे सिन्हा ने अगेन एक कॉग्निशन पे अपनी एक बुक निकाली। लेटर ऑन उन्होंने इमोशंस पे भी काम किया और उसके ऊपर भी किताब लिखी। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि ओरिएंटल साइकोलॉजी है, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी है, योग साइकोलॉजी है, जैन साइकोलॉजी है। ये आज का जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर है उसका एक अहम पार्ट है। ठीक है। और बहुत सारे जो वेस्टर्न बेस्ड साइकोमेट्रिक टूल्स थे, बहुत सारे क्वेश्चनियर्स थे, उनको अपनी लैंग्वेज में अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डेवलप किया गया, उनको अडेप्ट किया गया, लोकल अडेप्टेशन किया गया क्वेश्चनियर्स का और टूल्स, साइकोमेट्रिक टूल्स का अपने अकॉर्डिंग, इंडियन कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे, जो अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी है इंडिया में, वो शुरू से ही इन्फ्लुएंस्ड रही है वेस्टर्न थॉट्स और थ्योरीज पे, है ना, उनके कॉन्सेप्ट्स पे, वेस्टर्न थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे। लेकिन शुरू में दलाल, अकॉर्डिंग टू दलाल 2010, उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी डिसिप्लिन है ये हमारा जो इंडियन हेरिटेज है, हमारा जो इंडियन नॉलेज है, इंडियन इनहेरेंट नॉलेज है, हमारा जो हेरिटेज है वो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में जो प्रेजेंट है, हमारे टेक्स्ट में, हमारे वेदास में जो जिस तरह से प्रेजेंट है, वो इस तरह से साइकोलॉजी के साथ उस हद तक कनेक्टेड नहीं है। लेकिन
अगर वो कनेक्टेड हो तो हम बेटर साइकोलॉजिकल थ्योरीज निकाल सकते हैं, जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ आगे हम इसमें भी बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी 1916 में। और वहाँ का जो सिलेबस था साइकोलॉजी का, वो डिज़ाइन किया था वहाँ के वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ही वाज नेम्ड एज सर ब्रजेंद्र नाथ सील, ठीक है, इन 1905। उसके बाद डॉक्टर NN सेनगुप्ता, वो पहली फैकल्टी थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन वो भी हार्वर्ड ट्रेंड स्कॉलर थे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन हार्वर्ड से पढ़ के आएगा तो उसकी पर्सनालिटी पे सारा जो है वो वेस्टर्न इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने भी रिसर्च एंड ट्रेनिंग में, टीचिंग में उन्होंने वेस्टर्न मॉडल को ही अपनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट की फर्स्ट जनरेशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, दे वर बेसिकली द पीपल फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फिलॉसफी। अगर देखा जाए तो वो फिलॉसफी बैकग्राउंड के लोग थे ज़्यादा। उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी में गिरेंद्र शेखर बोस, ही वॉज अ साइको एनालिस्ट, और वो इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी 1922 में जो बनी थी, उसके वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना जो PhD किया था ना, वो भी उन्होंने रिप्रेशन के कॉन्सेप्ट पे किया था 1921 में। अगर देखा जाए तो उनका जो थीसिस था उसका भी जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू थॉट्स को फ्रूडियन कॉन्सेप्ट के साथ मिलाया, ठीक है। उसके बाद 1924 में साइकोलॉजी कोर्स फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी 1924 में बनी थी। उसके बाद 2 साल के अंदर उनका इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी भी जो था रिलीज़ हो गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ने एडवांसमेंट किया। लेटर ऑन फिर 1932 में साइकोलॉजी कोर्सेज देन स्टार्टेड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में भी 1943 में स्टार्ट हो गया था डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का। उसके बाद 1957 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी दोनों को मिला के डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। मास्टर्स लेवल पे साइकोलॉजी स्टार्ट की गई, ठीक है। लेकिन 1964 में एक फुल फ्लेज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना था अंडर द गाइडेंस ऑफ लेट प्रोफेसर गांगुली। सो इन 1924 में भी जैसे मिस्टर MV गोपाल स्वामी थे, उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में जब स्टार्ट हुआ था साइकोलॉजी का कोर्स, तब वो हेड थे डिपार्टमेंट के, एंड ही वॉज ट्रेंड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स बेसिकली। तो उसके बाद अगर हम देखें और आगे आते हैं 1974 में, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म लाइक निमहंस बेंगलुरु है ना, इट वॉज स्टार्टेड इन बेंगलुरु इन 1974। In 1961, Professor Durganand Sinha, he started psychology department in Allahabad University, और प्रोफेसर दुर्गानंद सिन्हा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1961 में स्टार्ट किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कब कब किस किस यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लाइक 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, फिर मद्रास यूनिवर्सिटी में 1943 में, उसके बाद 61 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था। 64 में फिर लाइक DU में एज ए मास्टर्स कोर्स अलग से फुल फ्लेज डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रेजेंटली जो साइकोलॉजी है इंडिया में, है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर को तो स्टडी करती है, डेफिनेटली साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन अब ये साइकोलॉजी की कोशिश है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इंडियन जर्नल्स हैं, है ना, लाइक साइकोलॉजी एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़, जर्नल ऑफ इंडियन अकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टडीज़, इंडियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, और भी बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं। तो इनकी वजह से क्या है, मीन्स अब हमारे पास बहुत ज़्यादा वास्ट लिटरेचर है साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ है, हमारे पास खुद की ईजाद की हुई इंडिजिनस टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। तो अब हम ह्यूमन बिहेवियर को वेस्टर्न टेक्निक्स के साथ साथ अपने इंडिजिनस टेक्निक्स से भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब अगर इतने जर्नल स्टार्ट हुए थे तो डेफिनेटली बहुत सारी एसोसिएशंस भी बनी होंगी उस समय में। तो देयर आर मैनी एसोसिएशंस विच हैव बीन इमर्ज्ड
टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ कम्युनिकेशन, सो दैट एसोसिएशंस बनी, जर्नल्स निकले, ताकि हमारे जो नॉलेज को वर्ल्ड वाइड विस्तार दिया जा सके, है ना, उसको बाहर की कंट्रीज़ में अपना जो कम्युनिकेट किया जा सके, नॉलेज को एक्सटेंड किया जा सके, नॉलेज को शेयर किया जा सके वेब के थ्रू। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, ये कुछ प्रोमिनेंट इंडियन साइकोलॉजिस्ट के कुछ एसोसिएशंस या ग्रुप्स थे, ठीक है। उसके बाद अगर इंडियन साइकोलॉजिस्ट का हम नाम लें तो जिसमें कुछ नाम हैं जो बहुत कॉमन है, एच एस अस्थाना है, आनंद प्रांजपेयी एंड JBP सिन्हा, D सिन्हा, अमित रंजन बसु, है ना, आशीष नंदी, फिर सुधीर कक्कर, मानसी कुमार, अजित दलाल, के रामकृष्ण राव, गिरीश्वर मिश्रा, उदय पारेख, जनक पांडे, TS सरस्वती, ये कुछ इन्फ्लुएंशियल्स हैं साइकोलॉजी के फील्ड में। तो इस तरह से ये एक ब्रीफ सा मैंने बता दिया है कि इंडियन साइकोलॉजी में को जो है उस इंडियन साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरह से इंडिया में साइकोलॉजी जो है स्टडी की जाने लगी थी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में साइकोलॉजी हम फिनिश करते हैं। अब हम आते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, क्या हिस्ट्री है, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। ये तो मैंने शुरू में पहले ही वीडियो में अपना बताया था कि साइकोलॉजी को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। तो हरमन एबिंगहॉस ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने क्या कहा कि साइकोलॉजी हैज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री बट हैज़ अ लॉन्ग पास्ट। साइकोलॉजी यूज़ तो सदियों से होती आ रही है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत छोटी सी है। नहीं, हमारे पास जो एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड जो इतिहास है कागज़ों में जो है इसके बारे में एज एन इंडिपेंडेंट फील्ड, ये बहुत ही छोटा सा इतिहास है इसका, लेकिन इसका पास्ट बहुत बड़ा है। तो हरमन एबिंगहॉस ने ये कहा था, ठीक है। तो ग्रीक फिलासफर्स थे लाइक सुकरात हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, तो उन्होंने भी ह्यूमन माइंड कैसे हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी वर्क किया। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई एज अर्ली एज 4 BCE बिफोर क्राइस्ट। तो इतना पहले सोचो कि साइकोलॉजी का ओरिजिन हो चुका था, तब से फिलॉसफी के अंडर ही इसके ऊपर काम चल रहा था। अब सुकरात ने बहुत ही फेमस सेइंग है उनकी कि नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। एक बहुत इन्होंने इम्पॉर्टेंट सी जो है क्लू दिया था, जो हम आज के दिन अपना जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में जो चीज़ें पढ़ते हैं कि अपने आप को जानो, है ना, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे जो वर्क होता है, सेल्फ के ऊपर जो वर्क है, ये बात उन्होंने सोचो सुकरात ने तब कही थी 4 BC से पहले भी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच फिलासफर लाइक रेन डेकार्ट, उन्होंने भी कहा था जो पीनियल ग्लैंड है वो वहाँ से एक्चुअली ये एक जो है दिस इज़ द सीट ऑफ सोल, जहाँ से हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे इमोशंस जो हैं वो यहीं पे बनते हैं। हमारे सारे थॉट्स पीनियल ग्लैंड से बनते हैं। और उन्होंने कहा था कि माइंड इज़ जस्ट लाइक अ टेबुलर रासा, है ना। सो जो दिमाग है दैट इज़ लाइक अ क्लीन स्लेट, आप चाहो इसको किसी भी तरह से डेवलप कर सकते हो, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह की बातें तो बिफोर क्राइस्ट से ही स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए कहते हैं कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री छोटी सी है लेकिन इसका पास्ट बहुत ही लंबा और बड़ा है, ठीक है। उसके बाद जैसे जो प्योर साइंसेस हैं लाइक फिज़िक्स हैं, उन्होंने देखा कि फ़िज़िक्स के अंदर जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को यूज़ करते हैं और हमें सफलता मिल रही है, इससे साइंटिस्ट बड़े मोटिवेटेड हुए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक्सपेरिमेंट को माइंड और बिहेवियर को स्टडी करने के लिए भी यूज़ करें। इसीलिए उन्होंने साइकोफिज़िक्स एक ब्रांच निकाली साइकोलॉजी की, ठीक है, जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को फिज़िक्स के साथ पढ़ा जाने लगा। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है फर्स्ट नंबर पे हुआ था जर्मन फिजियोलॉजिस्ट गुस्टाव ट्यूडर फेशनर, GT फेशनर, ठीक है, हु स्टडीड साइकोफिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। देन फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1879 इन लिप्जिग जर्मनी बाय विलियम वुंड। उसके बाद 1883 में US में फर्स्ट फॉर्मल साइकोलॉजी लेबोरेटरी वो सेटअप। वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग में 1879 में थे, लेकिन 1883 में जो वुंड के ही एक शिष्य थे,
ठीक है, जी स्टैनले हॉल, उन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना करी थी। ठीक है, उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस होने लगी इस फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ी इस फील्ड को फिर भी इन्फ्लुएंस कर रही थी, और फ़िलासफ़ी से दूर जाना या उससे निकल के एक सेपरेट ब्रांच बनाना वो फिर भी बहुत डिफ़िकल्ट सा था। लेकिन फिर भी कोशिशें जो थी वो जारी रही। फिर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA का गठन हुआ 1892 में। ठीक है, और स्टैनले हॉल को, जी स्टैनले हॉल जो थे वो उनके शिष्य, उनको ही 1892 में उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। देन विलियम जेम्स ने फिर जो पहली अपनी टेक्स्ट बुक लिखी साइकोलॉजी पे, नोन एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पहले जो शुरुआत में जो साइकोलॉजिस्ट थे, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उनकी जो अप्रोच थी, उनकी अप्रोच एम्पेरिकल थी। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड थी। तो वो क्या पढ़ रहे थे, वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि थिंकिंग क्या है, अटेंशन क्या है, सेंसेशन क्या है, इमेजरी क्या है, परसेप्शंस क्या है। तो शुरुआत में जो काम था वो सारा इसी चीज़ पे चलता रहा, एक्सपेरिमेंटेशन पे, बहुत ही सिंपल जो साइकोलॉजी के प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करे जाने लगे कि माइंड को कैसे सेट जो है स्टडी किया जाए, कैसे मेंटल एक्सपीरियंसेस को, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया जाए। उसके बाद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स दे केम अप विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, है ना। उसके बाद काफ़ी जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे वो ओरिजिनेट हुए। उन्होंने फिर बताया कि बिहेवियर को स्टडी, अल्टीमेटली उनका फोकस किस पे आया कि हमको बिहेवियर ही स्टडी करना है, नॉट माइंड। ठीक है, माइंड के बिना माइंड को छोड़ के अब उनका फोकस लेटर ऑन सारा शिफ्ट हो गया कि बिहेवियर को स्टडी करना है। तो इस तरह से अब हम आगे बताएंगे कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स आए, कि उन्होंने क्या क्या बात कही। ठीक है, किस किस ने वो स्कूल ऑफ थॉट में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, किसके नाम के ऊपर वो स्कूल ऑफ थॉट स्टार्ट है। तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं कि किस स्कूल ऑफ थॉट से किस पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, किस फिजियोलॉजिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है, और उन्होंने उसमें क्या कहा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्कूल ऑफ थॉट्स। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट वाज द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। इसको बोला जाता है स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। अब जो स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, इसका जो मेन फोकस था वो क्या था कि जैसे स्ट्रक्चर से आप बिल्कुल याद रख सकते हो इस चीज़ को कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड को उन्होंने स्टडी करना है, उनको एनालाइज करना है। ठीक है, इसको बोला गया स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें मेन नाम जो आता है स्ट्रक्चरलिज्म में, एक तो विलियम वुंड का आता है, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, उनको ही बोला जाता है। ठीक है, दूसरा एडवर्ड टिश्नर का नाम आता है इसमें, वो वुंड के एक स्टूडेंट थे। अब वुंड ये बिलीव करते थे कि बेसिकली माइंड जो था ना, वो माइंड को उस समय तक पढ़ रहे थे एज कॉन्शियसनेस। तो वुंड का ये बिलीव था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड या मीन्स कॉन्शियसनेस, वो एक्चुअली माइंड को उस समय तक कॉन्शियसनेस के साथ ही रिलेट समझ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कॉन्शियसनेस को आगे जाके क्लासीफाई किया जाए, फिर उसको ब्रेक डाउन किया जा सके थॉट्स में, एक्सपीरियंसेस में, इमोशंस में और बेसिक एलिमेंट्स में। तो उनका ये था कि स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जो है, दैट इज़ थॉट, एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और अदर बेसिक एलिमेंट्स है, वो सारे कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस इजाद की जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे एनालाइज कर सकते हो, जिसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, दैट वाज नोन एज इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है, खुद के बारे में, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि एक बड़ी अनबायस्ड सी अप्रोच है, और ये सबसे पहले अटेम्प्ट किया गया था सो दैट साइकोलॉजी में जब मेजरमेंट हो तो एक ऑब्जेक्टिविटी आ सके उसके मेजरमेंट में। ठीक है, वो हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन याद रखने वाली जो चीज़ है आपके लिए वो क्या है कि इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वुंड को बोला जाता है। देन एडवर्ड बी टिश्नर का नाम आता है, तो क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें बताया जाएगा, वुंड का कंट्रीब्यूशन बताया जाएगा, है ना। और स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर
मेन जो चीज़ पढ़ी गई थी वो क्या थी, कॉन्शियसनेस को किस तरह से करके आगे ब्रेक डाउन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या कॉन्शियसनेस को अपने ब्रेक डाउन करना है, किसमें, इमोशंस में, थॉट्स में, एक्सपीरियंसेस में और बेसिक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इनिशियली स्ट्रक्चरलिज्म बहुत ज़्यादा हावी था शुरुआत में 1900 से पहले लेकिन 1900 से बाद में इसका जो था सारा सीन वो बहुत फेड आउट हो चुका था। ठीक है, विलियम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और उसका जो फंडामेंटल वर्क था, तो उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वो उन्होंने 1873 में पब्लिश की थी और 1874 में इसका दूसरा वर्जन आया था। एंड उनका जो काम था, उन्होंने सारा फोकस अपना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पे रखा था। ठीक है, और साइंटिफिक साइकोलॉजी की एक वो कहते हैं ना नींव रखी थी कि जो साइकोलॉजी का बेस है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक बेस है। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, ये जो फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म था, इसमें ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस था डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबको पता है, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट, नेचर सेलेक्ट्स द बेस्ट। ठीक है, जो नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर जाते हैं वही सर्वाइव करते हैं, लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ये बेस था स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। तो फंक्शनलिस्ट क्या बिलीव करते थे कि नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है इसको आप साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। और उनका फोकस क्या था, फंक्शनलिज्म, लाइक फंक्शंस ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर। अब उन्होंने क्या कहा कि माइंड और बिहेवियर के फंक्शंस को पढ़ना है, जैसे लर्निंग इज़ अ फंक्शन, मेमोरी इज़ अ फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, मोटिवेशन, ये सारे क्या हैं, फंक्शन ऑफ द माइंड है। तो हमको इनको स्टडी करना है। जॉन डेवे उनका नाम आता है, एक्चुअली उन्होंने फंक्शनलिज्म को डेवलप किया था। उन्होंने फोकस किया कि व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू। ठीक है, कैसे माइंड और बिहेवियर एक इंसान को अडेप्ट करने में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो उसको किन किन टेक्निक्स की, किन किन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको अडेप्टेशन चाहिए, अडेप्ट करना है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए। सिचुएशन जो आई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ पे आपको करना आना चाहिए, आपकी मेमोरी होनी चाहिए, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फंक्शनलिज्म में बताई। देन विलियम जेम्स, जॉन डिवे एंड विलियम जेम्स का नाम आप इसमें याद रखेंगे। तो मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे, विलियम जेम्स, एंड ही वाज कंसर्न्ड ऑन हाउ द माइंड अलाउज पीपल टू फंक्शन इन रियल वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा कि कैसे पीपल जो है, लोग जो हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। फंक्शनलिज्म स्टैंड वो कि हाउ पीपल फंक्शंस इन द रियल वर्ल्ड, कैसे माइंड हेल्प करता है लोगों को फंक्शन करने के लिए। ओके, सो दिस अप्रोच केम टू बी नोन एज द फंक्शनलिज्म। और सबसे पहले जेम्स ने साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये भी एक तरह का स्कूल ऑफ थॉट आप इसको कह सकते हो। तो लेटर साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी सेंसेशंस। अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सबसे जो बड़ी बात आती है वो होती है कि सेंसेशंस को स्टडी किया गया था। ठीक है, इन ऑर्डर टू नो हाउ द माइंड फंक्शंस। अब माइंड फंक्शनलिज्म में आपने, फंक्शनलिज्म के अंडर ही आप गेस्टाल्ट को पढ़ रहे हैं, तो माइंड फंक्शन कैसे करता है ये फंक्शनलिज्म में हमने पढ़ा। ठीक है, लेकिन गेस्टाल्ट में एक स्टेप और आगे चले गए। स्टेप आगे क्या चले गए, यहाँ पे इन्होंने सेंसेशन को भी स्टडी किया, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए कि सेंसेशंस को स्टडी किया जा सके। अगर सेंसेशंस को आपने स्टडी कर लिया तो ही अब आप देखेंगे कि आगे जो जितनी भी सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे सेंसेशंस, रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस होता है दे सी और दे सेंस थिंग्स एज अ होल रादर देन इट्स पार्ट। दे सी दैट होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। वो चीज़ों को एक प्रतिमा, एक फिगर के रूप में देखते हैं, ना कि उसके पार्ट्स के रूप में। ठीक है, तो वो चीज़ों को एज अ होल परसीव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मेन एक्सपेरिमेंट्स किस पे हुए, सेंसेशंस पे हुए। वहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए गए सेंसेशन को स्टडी करने के लिए।
तो यहाँ पे मैक्स वर्दीमर, कर्ट कॉफका, वॉल्फगैंग कॉलर, इनका नाम आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। ठीक है, तो दे emphasized upon the whole notion of sensory experiences and studied the mind by applying principles of organization to human behavior। तो कैसे हमारे माइंड पे हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। देन लेटर ऑन कम टू द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जॉन बी वॉटसन वॉज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। दूसरा आप याद रखेंगे बी एफ स्कीनर, बी यानी बुरुस फेडरिक स्कीनर। उन्होंने कहा कि माइंड को रीड नहीं करना है, माइंड को स्टडी नहीं करना है, लेकिन जो स्टडी करने की चीज़ है वो है हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है, तो सारी कवर्ट प्रोसेसेस को आप इग्नोर करो, सिर्फ आप स्टडी करो बिहेवियर को। ठीक है, तो उन्होंने बिहेवियर की स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, तो उन्होंने एम्फसाइज़ किया किस चीज़ पे, बिहेवियर सीखा जाता है, लर्निंग, एनिमल बिहेवियर कैसे होता है, कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होता है। जैसे इवान पैवलोव का नाम आता है बिहेवियरिज्म में, तो वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, जो स्टडी की थी ना डॉग पे, डॉग के डाइजेशन पे उन्होंने स्टडी किया, ये कंक्लूड किया था कि अगर फूड के अलावा कोई दूसरा स्टिमुलाई है, वो भी डॉग के अंदर सैलिवेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी लार के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जहाँ पे उसने कि कंडीशनड रिफ्लेक्स को बड़ा ही डिटेल में स्टडी किया था, और इस वजह से इवान पावलोव को नोबेल प्राइज़ भी 1904 का दिया गया था। ठीक है, देन हम आते हैं साइको एनालिसिस पे। अब एक ये नई चीज़ थी साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उनका नाम आता है ऑस्ट्रियन साइकियाट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड ने प्रपोज किया कि हमारे माइंड के अंदर जो अनकॉन्शियस मोटिवेशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर, नर्वस डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, हमारे जो शुरुआत के जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत हद तक इम्पैक्ट करते हैं। फ्रॉइड का कहना था कि जितनी भी हमारी मोटिवेशंस हैं, ड्राइव्स हैं, अर्जेस हैं, यही चीज़ें हमारे बिहेवियर में और हमारे थॉट्स में दिखाई पड़ती हैं। तो फोकस क्या था उनका फोकस था मेनली आपके अनकॉन्शियस थॉट्स पे, उन मेमोरीज पे और फीलिंग्स पे। उन्होंने कहा कि जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, ये कैसे हमारे बिहेवियर में दिखती हैं, कैसे दिखेंगी। डेफिनेटली फ्री टॉक के थ्रू। इंसान को बिल्कुल आज़ादी दे दी जाए कि ठीक है, स्पीक वट एवर कम्स इन योर माइंड, तो आपके जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं वो निकल के आ जाते हैं। आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं अगर उनको इंटरप्रेट करा जाए, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक टू ब्रिंग आउट योर अनकॉन्शियस थॉट्स एंड मेमोरीज, जिस प्रोसेस को बोलते हैं साइको एनालिसिस। तो फ्रॉइड से जो इन्फ्लुएंस थे साइकोलॉजिस्ट लाइक कार्ल जुंग है, एल्फ्रेड एडलर है, एरिक एरिक्सन है, कैरन हॉर्नी है, ठीक है, जिनको हम न्यू फ्रीडियंस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो भी साइको एनालिसिस में इंटरेस्टेड थे, जिनको हम नियो फ्रीडियंस कहते हैं। उसके बाद किस तरह से हिस्ट्री साइकोलॉजी की चलती है, फिर आया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि सेल्फ, दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी, ये बेसिकली पीपल्स के सेल्फ के ऊपर फोकस करता है कि हम अपने सेल्फ को, अपने जीवन को किस तरह से चलाएं, हम अपनी लाइफ को किस तरह से डायरेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री विल, आप फ्रीली आपकी क्या इच्छाएं हैं, ठीक है, आप अपनी डेस्टिनी को कैसे चूज़ करोगे, उसका फ्रीडम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, अपनी ऑन पोटेंशियल को अचीव करना, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूशन किसका आता है, अब्राहम मैस्लोव और कार्ल रॉजर्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो 7th पर्सपेक्टिव आता है वो होता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या था, गेस्टाल्ट अप्रोच जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना कि होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। गेस्टाल्ट अप्रोच और कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट, जो कंप्यूटर स्टिमुलेटेड, उसने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया था कॉग्निटिव
पर्सपेक्टिव में। कॉग्निटिव मीन्स जहाँ आप हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। इनिशियली तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें स्टडी की गई थी, जहाँ से जो है थ्योरीज बनी थी साइकोलॉजी की, लेकिन हायर मेंटल प्रोसेसेस कैसे स्टडी करना इजी हुआ? थ्रू द यूज़ ऑफ गेस्टाल्ट अप्रोच एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसकी वजह से 1960 में जो हमारा रिसर्च था वो सारा का सारा फोकस था उसका मेमोरी पे, इंटेलिजेंस पे, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन में। जो हायर मेंटल प्रोसेसेस थे उनको स्टडी किया गया। अब यहाँ पे जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में वो क्या थे? मेन जो कंट्रीब्यूटर्स थे दे वर हर्मन एबेंगॉस। उन्होंने एक्चुअली नॉनसेंस सिलेबल्स थे ना वो बनाए थे। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने एक नॉनसेंस सिलेबल्स की लिस्ट बनाई थी जिसकी वजह से मेमोरी पे एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल हो पाए थे। उसके बाद सर फ्रेडरिक बार्टलेट, उनका भी नाम आता है, हु ऑल्सो स्टडीड द कॉग्निटिव एंड सोशल प्रोसेसेस ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, देन हम आते हैं सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। सोशियो कल्चर क्या होता है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इसमें क्या होता है कि समाज या कल्चर, हमारे सोशल फैक्टर्स, हमारे कल्चरल फैक्टर्स किस तरह से हमारे व्यवहार को, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इस पर्सपेक्टिव में रिसर्चेस क्यों इम्पॉर्टेंट थी? बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे सोशल नॉर्म्स का, हमारे कल्चर का, हमारे क्लास डिफरेंसेस का, एथनिक आइडेंटिटी का भी हमारे बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो सोशियो कल्चरल जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही ये कंक्लूड किया था कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो तो आपको इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेके जाता है, यानी बस मैं और मैं, सेल्फ। और जो हमारा एशियन कल्चर है ये हमें लेके जाता है परिवारवाद की तरफ, कलेक्टिविज्म की तरफ, इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की तरफ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होने की सलाह नहीं देता। तो इसमें जो सोशल साइकोलॉजिस्ट का नाम है लियो फेस्टिंजर थे, जिनका इसमें नाम आता है सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो उन्होंने फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी बनाई। तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग थी कि हर इंसान को ना पता होता है कि वो अपने बिलीफ, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या उसके उलट वर्क कर रहा है। तो हर कोई एक सामंजस्य स्थापित करना चाहता है, सब अपना बिल्कुल कॉग्निटिवली बिल्कुल रेजोनेंस स्टेट में रहना चाहते हैं, ना कि डिसोनेंस स्टेट में। तो चलो कोई नहीं, ये तो सब सेकेंड ईयर में हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी, उसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको, लेकिन अभी सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में इतना ही जानना आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद हम आते हैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे बायोलॉजिकल बेसिस क्या है बिहेवियर का, मेंटल प्रोसेसेस के पीछे क्या बायोलॉजिकल बेसिस है, तो वो सारी चीज़ें इसमें स्टडी की जाती है। नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, हार्मोन्स का, ब्रेन केमिकल्स का क्या रोल आता है, ग्लैंड्स का क्या रोल है, बायोलॉजिकल बिहेवियर को किस तरह से वो कॉज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च का फोकस बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। फिर हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की। तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यानी वही है डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन पे ही बेस्ड है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे इवोल्यूशन को सबसे पहले प्रपोज किया गया था चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने कहा कि इवोल्यूशन में ना 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। पहला वेरिएशन, इनहेरिटेंस, सिलेक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसको आप अडेप्टेशन बोलते हो, है ना, वो किस तरह से पॉसिबल है, अडेप्ट होना कैसे पॉसिबल है, जिसकी वजह से अडेप्टेशन ज़रूरी किस लिए है कि ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियरल प्रीडिस्पोजिशंस हैं, हमारी जो टेंडेंसीज हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल एग्रेशन है, जैसे कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो कहते हैं ना कि गुस्से की चीज़ है, इसके फादर भी बहुत गुस्से वाले थे, इसकी मदर बहुत गुस्से, तो मीन्स आपके बायोलॉजी का, आपके इनहेरिटेंस का फ़र्क आपके बिहेवियर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में आप ये देखते हो कि बिहेवियर को उसको आप एग्जामिन करते हो, अगर एग्रेशन है, मीटिंग एटसेट्रा, किसी भी प्रकार का बिहेवियर है, तो वो किस तरह से आपके इवोल्यूशन से प्रभावित है। ठीक है, तो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी आपके एक्चुअल बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन जो नाम आता है वो किसका आएगा? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के ऊपर तो ये बेस्ड है, और डेविड बस का इसमें नाम आता है, ही वॉज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। ठीक है, देन कम ऑन टू द, तो यहाँ पे हमारा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी तक बेटा सारे जो हैं पर्सपेक्टिव्स ये किस तरह से
आपने देखा कि साइकोलॉजी का कहाँ से स्कूल ऑफ थॉट्स बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म के थॉट से हम स्टार्ट हुए थे, उसके बाद कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आए, तो हमने यहाँ पे ये सारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मैंने एक टेबल बना दी है। इट्स बेटर अगर आप इस टेबल को भी देख लेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आपको बेसिकली लर्न क्या करना है और किस में किसका मेन आइडिया था। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चरलिज्म था, स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, वहाँ पे क्या किया, साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस के बेसिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया गया विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। 2 नाम आते हैं, विलियम वुंट एंड एडवर्ड बी टिश्नर। फिर स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म आया, यहाँ पे फोकस क्या था कि कैसे माइंड फंक्शन करता है, कैसे माइंड लोगों को फंक्शन करने के लिए अलाउ करता है रियल वर्ल्ड में। यहाँ पे नाम आता है विलियम जेम्स का। थर्ड साइकोएनालिसिस स्कूल, उसमें क्या उन्होंने अनकॉन्शियस थॉट्स, मोटिव, फीलिंग्स के ऊपर अपना फोकस रखा, जहाँ पे नाम आता है सिगमंड फ्रॉइड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी आती है, उनका फोकस क्या था, परसेप्शन और सेंसेशन पे। उन्होंने कहा कि होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यहाँ पे नाम आता है मैक्स वर्दीमर का, कर्ट कोफका का, वोल्फगंग कॉलर का। इसी तरह से नेक्स्ट आता है बिहेवियरिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका फोकस क्या था, सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। किसी के अंदर तक किसी को जानना है तो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, जहाँ पे इवन पेवलोव, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर का नाम आता है, ठीक है बच्चों। देन ह्यूमनिस्टिक स्कूल, वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फ्री विल को इंपॉर्टेंस दी गई, जहाँ पे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स का नाम आता है। देन कॉग्निटिव स्कूल, यहाँ पे हायर मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी किया गया, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग को। यहाँ नाम आता है हर्बन एबिंगहॉस, सर फ्रेडरिक बार्टलेट और जीन पियाजे का। देन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, उन्होंने देखा कि कैसे सोशल सिचुएशन, आपका कल्चर, सोसाइटी किस तरह से पीपल के बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, कैसे आपकी थिंकिंग को इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे नाम आएगा फ्रिज हेदर, लियोन फेस्टिंजर और स्टैनले सेशर का। फिर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे बिहेवियर जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस, हार्मोन्स एंड न्यूरल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, विल्सन का एंड जेम हार्लो का। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, इट वॉज कंसर्न विद द इवोल्यूशनरी ओरिजिन की बिहेवियर, इवोल्यूशन बिहेवियर का कैसे हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे अंदर इनहेरिटेड तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नाम आता है डेविड एम्बस, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एंड डी सिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सेम एज इट इज़ हिंदी में भी इस टेबल को कन्वर्ट किया हुआ है और इंग्लिश में भी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं हिंदी से पढ़ेंगे इसको, और इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम से इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि दोनों मीडियम के लिए मैं सेम नोट्स तैयार करूँ, राइट। और ये मोर देन सफिशेंट है। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जहाँ बच्चे यूजुअली जो है कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर। तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनके पास साइकोलॉजी में डॉक्टरेट डिग्री होती है, ठीक है। डॉक्टरेट नहीं है तो सिर्फ अगर एमफिल भी है तो भी आप साइकोलॉजिस्ट कहला सकते हो, ठीक है। उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती है, बस सिंपल एक डॉक्टरेट डिग्री होती है। और आपको भी पता है डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी हर वो इंसान कर सकता है जिसने चाहे बीए किया हो, एमए किया हो, बीएससी किया हो, एमएससी किया हो एंड देन पीएचडी करना हो, या बीए किया हो, एमए किया हो, फिर आप पीएचडी कर सकते हो या एमफिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको किसी भी तरह की मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। मेडिकल डिग्री यानी कि एमबीबीएस, राइट, वो आपको एलोपैथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई भी साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। अब आप लोग अगर बीए वाले देख रहे हैं तो भी बन सकते हो, बीएससी वाले देख रहे हो तो भी बन सकते हो, एनीबडी कैन बी ए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ आती है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट हर कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट वो होते हैं जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उनके पास मेडिकल डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। जिन बच्चों ने एमबीबीएस किया है और उसके बाद अगर वो अपना स्पेशलाइजेशन साइकियाट्री में करते हैं, even they can do surgeries, they can also perform surgeries and they can prescribe medicines also, वो होते हैं साइकियाट्रिस्ट। तो आई थिंक दिस मेक दिस पॉइंट क्लियर, ठीक है।
तीसरी चीज़ आती है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। ये एक नई सी स्ट्रीम है। नई स्ट्रीम तो क्या है, लेकिन ये बहुत ही क्लोजली जो है रिलेटेड फील्ड है ना साइकोलॉजिस्ट से। साइकोलॉजिस्ट का दायरा शायद एक क्लिनिक तक ही हो सकता है, लेकिन साइकेट्रिक सोशल वर्कर का जो दायरा है वो कम्युनिटी में भी होता है। ठीक है, इनके पास मास्टर्स डिग्री होता है साइकेट्री सोशल वर्क में। ठीक है, उनका मेनली काम होता है कि कैसे आपका एनवायरनमेंट, आपकी सोसाइटी कैसे आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट का कंप्लीट रिहैबिलिटेशन है वो उसकी कम्युनिटी सराउंडिंग में हो, ना कि किसी हॉस्पिटल के वार्ड या कमरे में। ट्रीटमेंट के बजाय किसी कम्युनिटी में रहे, अपनी फैमिली में रहे, तो उसके अंदर ज़्यादा अच्छे जो चेंजेस हैं वो आ सकते हैं, ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। अगर वो इस तरह का देखते हैं कि इसकी सोसाइटी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो मे बी वो उसको डिग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है तीनों में, राइट। तो यहाँ मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ, और ये फर्स्ट जो आपका यूनिट है ये भी बिल्कुल फिनिश हो चुका है, जिसका नाम था हिस्ट्री, इमर्जेंस एंड साइंस एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, नेचर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। मेरी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका यादव @psychomed इजी इस चैनल, जैसे ही आप यूट्यूब पे इस चीज़ को सर्च करेंगे @psychomed इजी, मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की सिलेबस कवर करने के लिए आगे वीडियोस पा सकते हैं। थैंक यू।